मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट प्रथम वर्ष इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत वीडियो का विषय है उत्तर वैदिक युग में आर्यों का आर्थिक जीवन। देखिए, उत्तर वैदिक युग में भी कृषि और पशुपालन आर्थिक जीवन के प्रमुख आधार थे। उत्तर वैदिक कालीन एक प्रमुख ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में हमें कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख प्राप्त होता है। खेत हलों के द्वारा जोते जाते थे। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। वाजसनेयी संहिता में कई प्रकार के धान्यों का उल्लेख हुआ है, जैसे जौ, चावल, मूंग, उड़द, तिल और गेहूँ। इस युग के लोग खाद के प्रयोग से परिचित थे। अथर्ववेद में पशुओं के प्राकृतिक खाद को मूल्यवान बताया गया है। कृषि संबंधी आपदाओं जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि के प्रभाव से बचने के लिए अनेक प्रकार के मंत्रों एवं आचारों का विधान इस समय प्राप्त होता है। वाजसनेयी संहिता में विभिन्न अन्नों को बोने तथा उनके पकने का समय दिया गया है। पशुओं में गाय, बैल, भेड़, बकरी, गधे, सूअर आदि प्रमुख रूप से पाले जाते थे। गाय की पवित्रता इस युग में बढ़ती हुई दिखाई देती है। अथर्ववेद में गाय के प्रति सम्मान का उल्लेख मिलता है। इस काल के साहित्य में कई स्थलों पर पशुधन की वृद्धि के निमित्त प्रार्थनाएं की गई हैं। उत्तर वैदिक काल में ही उत्तर भारत में लोहे का भी प्रचार हुआ। प्रारंभ में इसका प्रयोग अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में किया गया, परंतु बाद में इसकी सहायता से कृषि यंत्रों का भी निर्माण हुआ। लौह तकनीक ने कृषि उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन, या हम कह सकें कि एक महान परिवर्तन उत्पन्न किया। उत्तर वैदिक काल में व्यापार एवं वाणिज्य उन्नति पर थे। इस काल के ग्रंथों में व्यापारियों की अनेक श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठिन श्रेणी का प्रधान व्यापारी था। ब्याज पर धन देने का पेशा भी इस समय काफ़ी प्रचलित था। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद शब्द तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के लिए कुसीदन शब्द प्राप्त होता है। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल आदि विभिन्न माप की भिन्न भिन्न इकाइयाँ थीं। बाट की मूलभूत इकाई संभवतः कृष्णल था। रत्तिका तथा गुंजा भी उसी के समान थे। प्राचीन भारत की बाट पद्धति में रत्तिका का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। साहित्य में रत्तिका को तुला बीज कहा गया है। इस समय तक सिक्कों का नियमित रूप से प्रचलन नहीं हुआ था और व्यापार व्यवसाय वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित ही थे। जल तथा थल दोनों मार्गों से व्यापार होते थे। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख प्राप्त हुआ है। वाजसनेयी संहिता में 100 डंडों वाले जलपोत का भी उल्लेख हुआ है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उस समय समुद्री व्यापार या जलीय व्यापार बड़ी मात्रा में प्रचलित था। उत्तर वैदिक युग में व्यवसाय क्रम से आनुवांशिक या वंशानुगत होते जा रहे थे। वाजसनेयी संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में इस समय के विभिन्न व्यवसायों की एक लंबी सूची हमें प्राप्त होती है, जिसमें स्वर्णकार, रथकार, चर्मकार, जुलाहे, रज्जक, मछुए, लुहार, सूत, व्याध, वैद्य, ज्योतिषी, नाई इत्यादि का उल्लेख प्राप्त होता है। स्वर्ण तथा लोहे के अतिरिक्त इस युग में आर्य टिन, तांबा, चांदी, सीसा आदि धातुओं से भी परिचित हो चुके थे। लोहे के ज्ञान से इनके भौतिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। पुरातात्विक प्रमाणों से पता चलता है कि गंधार, बलूचिस्तान, पूर्वी पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ईसा पूर्व 1000 के लगभग लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था। ईसा पूर्व 7वीं सदी तक लोहे का प्रसार पूर्वी उत्तर प्रदेश तक हो गया। अतिरंदी खेड़ा के उत्खनन से हंसिए के अवशेष तथा जौ, चावल और गेहूं के प्रमाण मिलते हैं। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस कहा गया है। इन धातुओं से विविध प्रकार के औजार, हथियार एवं आभूषण बनाए जाते थे। अनेक व्यक्ति अपने पेशों में निपुणता प्राप्त कर चुके थे। स्त्रियां रंगाई तथा सुईकारी आदि में निपुण थीं।
संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का भौतिक जीवन पहले की अपेक्षा विकसित था और उत्तरी गंगा घाटी में आर्य स्थायी रूप से बस गए थे तथा पर्याप्त मात्रा में उस समय कृषि उत्पादन होने लगा था। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।